हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड डिमेंशंस। उसके जो फर्स्ट लेक्चर में ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी हम बात करेंगे। बस जैसे मैंने प्लान में बताया था, तो पहले आपने देख लेना यही बातें डिस्कस की जाएंगी। कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, ड्राइव यूनिट्स कौन से हैं, इनकी बात होगी। साथ में जो ये टॉपिक्स हमारे टॉपिक्स है तो नहीं सिलेबस का एज सच, साइंस एंड फिजिक्स क्या होती है, और ये मेजरमेंट्स उसकी वो नीड है, और कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस बोर्ड्स में हैं कई बार, बट यहाँ पर सिर्फ एक कि कैसे इनको मेजर करते हैं इनकी बात की जाएगी। सो आज की डिस्कशन हम इन पर ओरिएंटेड होगी। तो लेट अस स्टार्ट दैट। अब आप पढ़ रहे हो हमारे पास क्या, फिजिक्स। आपको पता है फिजिक्स क्या है, साइंस की बात हो रही है। तो साइंस क्या, जल्दी से हम कोई लिखेंगे नहीं इसके बारे में, हम जस्ट हल्की सी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, आपके मन में रिवाइज हो क्या बात है। साइंस क्या, साइंस हमारे पास, तो साइंस कौन सा नॉलेज है? साइंस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने क्या देखा साइंस में, कौन सा है ये? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। किसकी? ऑफ नॉलेज गेन थ्रू, कैसे मिला ये नॉलेज हमें? गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो नॉलेज तो बड़ा दुनिया में है, बट हम साइंस को क्या मानते हैं? जो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, और जो एक्सपेरिमेंट हमने किए उनके बेस में हमें जो नॉलेज मिला उसे हम साइंस कह रहे हैं, राइट। तो साइंस में क्या मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास, कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो वहाँ से नॉलेज मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, कि साइंस की जो स्टडी थी, ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट बढ़ने लगे, तो साइंस के फील्ड को फिर अलग अलग करने शुरू कर दिया उन्होंने। बायोलॉजिकल साइंसेस, नॉन बायोलॉजिकल कौन सी हमारे कल वो बननी शुरू होगी हमारे पास। तो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस निकलनी शुरू होगी, जैसे उसमें से फिजिक्स एक ब्रांच है, और क्या हमारे पास है, आप कह सकते हैं यहाँ एक फिजिक्स लिख दिया हम, यहाँ पर केमिस्ट्री भी आपने पढ़ते हो ना, फिर बायोलॉजी है हमारे पास, फिर इनके गाड़ी सब पार्ट्स आते हैं, और कई तरह की साइंसेस आ रही है ना। तो साइंस को कितने डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि नॉलेज बड़ा ज़्यादा हो रहा था। अब इसमें से हमने क्या पढ़ना, हमारा टारगेट है फिजिक्स के पोर्शन को हमने टच करना। तो फिजिक्स क्या हमारे पास, तो क्या देखा हमने, जो नेचर में हम देखते हैं, नेचर में नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, दिन रात कैसे होती हैं, बारिश कैसी होती है, बादल कैसे गरजते हैं ना, ये कुछ फिनोमेने आ गए। धीरे धीरे फिर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट हमने देखने शुरू कर दिए, लाइट कैसे मर रही है, पखा कैसे चला सकते हैं हम ना, वो थोड़ा और थिंकिंग करके हमने बना लिया। तो ये सारा कुछ इसमें आ रहा है हमारे पास। तो फिजिक्स क्या, बेसिकली सारी तरफ फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो नेचर को स्टडी करना, और नेचर में कौन कौन से फिनोमेने हो रहे हैं उनकी स्टडी को, जो साइंस का जो पार्ट, जो वो ब्रांच है जो इस पार्ट को डील करती है, उसे हम फिजिक्स कह रहे हैं। अब देखा गया नेचर में क्या है, मैटर है और एनर्जी है। सो फिजिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं, फिजिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इनकी बात हम हो रही है, ठीक है। सो ये बात होगी, इनके बारे में हमने ज़्यादा नहीं लिखना स्पेशली, क्योंकि ये समझने वाली बातें हैं, ये एग्ज़ाम में बताई जाने वाली या पूछने वाली बातें नहीं हैं। तो आ जाइए मेन टॉपिक्स पर अपने आ जाए हम। क्या था हमारा टॉपिक? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, और जो फिजिकल नहीं वो कौन सी होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन आ गया हमारा, मालूम लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। या आप इसे कैसे समझते हो फिजिकल क्वांटिटी को ना?
इसका आंसर हम देंगे, उसके पहले हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं हम। आप देखो, फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिक्स का पार्ट है। आप फिजिक्स हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो फिजिक्स के लॉस हैं हमारे, वो कैसी कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जिनमें एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये क्या है, दोज क्वांटिटीज़ इन विच लॉस ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। जब लॉस ऑफ फिजिक्स हम लिखेंगे तो उनको कैसी फॉर्म में लिखा जाए, तो उन क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूँ किसी ने, मैं सुबह का जहाँ बैठा वेट कर रहा हूँ किसी की, तो इसका मीनिंग क्या, आप टाइम मेजर कर रहे हो, 3 घंटे मैं जहाँ क्लास में बैठा हूँ। अब क्या देखा मैंने, छुट्टियों में घर में रह रह के मेरा वेट बढ़ गया, मेरा मास मैंने गेन कर लिया। तो क्या नोट करते हैं आप, मास गेन करते हो ना, मास की बात आप कर रहे हो। वो कार तेज जा रही है, मोटरसाइकिल स्लो जा रहा है, उसमें आप किसकी बात करते हो, स्पीड की बात कर रहे हो। तो ऐसी सारी क्वांटिटी, अब इनके लास्ट कैसे बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर हल्का सा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे आप इक्वेशन पढ़ते रहे हो ना। इसमें क्या था, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a कोई एक्सेलरेशन है, t टाइम है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या देखा, तो ऐसे जितने भी नेचर में हम लास्ट स्टडी कर रहे हैं, उनको जब लिखने को जाते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करके लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या खास बात है, दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इनको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में लिख सकते हैं। मैं किसी को पूछूं, बड़ा तुम्हारी एज कितनी है, तो बता देगा मेरी 18 ईयर और 8 मंथ्स और 7 डेज एंड सो ऑन, कह सकता है ना, वो 3 आवर्स 28 सेकंड, जितना मर्जी लिखती है ना ऐसे, कैसे। सो ये क्या मैंने, तो मैंने टाइम को मेजर कर लिया, तो टाइम को मेजर कर लिया और मैं लिख सकता हूँ ऐसे। किसी को मैं पूछूंगा भाई आपका मास कितना है, तो बताएगा सर मेरा जो मास है ना वो 50 kg है, 50 किलोग्राम, ऐसे हम लिखते हैं इसको ना। किसी को बता रहे हाइट कितनी है, वो कहता है मेरी 5 फीट है और 8 इंचेस है हाइट, अपनी हाइट बता देगा। उसकी बॉडी का टेम्परेचर, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाता है, तो उसका कोई टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास, वो भी मेजर हो सकता। उसका ब्लड प्रेशर भी मेजर हो सकता, प्रेशर कैन बी मेजर्ड। सो ऑल दीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स, उनको ऐसे नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। अब इसमें कौन सी बात है, आप देखो नेक्स्ट देखो, कोई बच्चा कह दे कि वो मेरा क्लास फेल है ना, वो उसका जो मास है ना वो 50 kg है, उसकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और उसकी एज इतनी है, ये बात बता दी। अब वो इतना ऑनेस्ट है या कितना कनिंग है, कितना प्यारा है, कितना दुष्ट है ना, वो बातें कौन बताएगा। सो ये जो ऑनेस्टी है, जो प्यार है, हेटेड है, इन बातों को हम मेजर ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया हमने। तो ये सच क्वांटिटीज हम बात करें, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। मेरी बात समझ गया, जिनको हम ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू नहीं बता सकते, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते। तो आप जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो ये वर्ड हिडन हो जाएगा, नेक्स्ट ये वर्ड नहीं दिखेगा आपको, हम क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे आप, तो क्वांटिटी मीन्स अंडरस्टूड ही होगा कि ये उस चीज़ की बात हो रही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आप बात आ गई, ठीक है, ये समझ गए भी ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो आप इनको आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, कुछ बच्चे ऐसा लिखना चाहते हैं ना, those quantities in terms of which laws of physics can be expressed, comma, are called फिजिकल क्वांटिटीज। ये बात ऐसे आ गई, ये फिर और कई को जो पसंद नहीं आती, तो आप जो सिंपल डेफिनेशन है, ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड and expressed in numbers
and expressed in numbers is called फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसी आपकी पसंद है वो आप डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं ना। इसकी एग्जांपल कौन सी होगी फिर आपके पास? इसकी एग्जांपल आएगी आपके पास, क्या आ गई? टाइम आ गया, लेंथ आ गया, मास आ गया, टेम्परेचर आ गया। तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में सभी क्या है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, एटसेट्रा। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो और ज़्यादातर बच्चे से पसंद करते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसे लिख लो, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या सिंपली दैट क्वांटिटी विच दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बात होगी हमारे पास। तो अब आपने देख लिया, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी टाइप्स कितनी होगी? तो टाइप्स हैं इनकी। तो हम क्या देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया? दो हिस्सों में। तो कौन से दो पार्ट्स हैं? एक का नाम दे दिया फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। एक को हमने क्या कह दिया? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। दूसरी को हमने कह दिया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सो अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है। इसके हम दो पार्ट्स आगे बन जाते हैं ना। कुछ लोग इसे कहेंगे ऐसे, कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल और बेस, ये वर्ड काफ़ी यूज होता है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इतना बड़ा लिखते हैं हम। बट अब धीरे धीरे आपने इसको छोड़ना शुरू कर देना। फंडामेंटल क्वांटिटीज रह जाएगा जहाँ पर, बेस क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, ये फिजिकल वर्ड जहाँ से चला जाएगा, क्योंकि हम बात इनकी करने वाले हैं, हम और किसी क्वांटिटी की डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कौन सा आ रहा है हमारे पास? दूसरी तरफ आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये दो बातें हमने करने वाले, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आगे क्वेश्चन कैसा कह सकता है आदमी? व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? क्वेश्चन आ गया ऐसे, व्हाट आर फंडामेंटल quantities give few examples। few में दो पूछ सकता, तीन पूछ सकता है ना। you may ask any number of examples, बट हम देखेंगे उसकी लिमिट होगी कोई ना कोई। तो आंसर इसका क्या बनेगा? those quantities, quantities means physical quantities, those quantities that cannot be expressed in terms of other quantities, are called फंडामेंटल और बेस और बेसिक क्वांटिटीज है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं इनको। एग्जाम्पल, अब इनकी बात क्या है? वो क्वांटिटी जिनको फाइंड करने के लिए हम किसी और क्वांटिटी को पर डिपेंड नहीं करते, उनकी वैल्यू ऐसा सच हमें पूरी पूरी फाइंड करनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैं कह दूं टाइम, आप टाइम मेजर करना तो आपके पास सिंपली आप सीधा ऑब्जर्व कर सकते, क्लॉक की हेल्प ले सकते हैं हम, उससे हम टाइम मेजर कर लेते हैं कि टाइम इतना है हमारे पास। ये सुबह ऐसे सूरज चढ़ा था,
शाम को छुप गया, इतना टाइम लगा, मैंने क्लास शुरू की थी, क्लास मैंने बंद कर दी, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो ऐसे टाइम इंटरवल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे। सिमिलरली किसी का मास फाइंड करना हो और ऐसे लेंथ फाइंड करनी हो, तो दीज आर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। ये हमें बता दूं, मैं या पहले पढ़ते थे जो साइंस शुरू हुई तब उन्होंने देखा इन तीन को ही हम फंडामेंटल और बेस मानते रहे थे। धीरे धीरे उनको पता चलना शुरू हो गया कि देयर आर सम अदर क्वांटिटीज़ विच आर आल्सो फिटिंग इन दिस कैटेगरी, जो दूसरे में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो अब तक उनको क्या फाइंड कर लिया उन्होंने, अभी तक 7 क्वांटिटीज़ फाइंड कर ली हैं। सो हमारे पास कितनी है, तो ये अलग से हम लिख लेते हैं यहाँ पर ना, एट प्रेजेंट वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देख लो कितना काम आसान कर दिया फिजिक्स का। बाकी सारा कुछ इनके पर ही बेस हो, इनको जोड़ तोड़ कर हम बना लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना 108 या 10 या 12 जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी कॉम्बिनेशन करने से कितने हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, जो मिक्सचर हमारे पास बन जाते हैं ना, तो कितनी वैरायटी उनकी हमारे पास होती है। सिमिलरली हेयर 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या देखा, एट वी आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, को कौन सी हैं, सो दीज आर फिर भी हमने टाइम है, लेंथ है, मास की बात हम करते रहे। फिर उन्होंने बात की भी हाँ टेम्परेचर की जब बात आई तो टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए हम किस पे डिपेंड करें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई इसको भी लो, टेम्परेचर भी आ गया। कुछ समय बाद करंट भी आ गया, उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रिक करंट, करंट कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, करंट भी हमारे पास आ चुका। फिर उन्होंने कहा लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मास, टाइम, मास 3, 4, 5, 6 और एक आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके बारे पूरा टेबल हम बनाएंगे जब हम नेक्स्ट करेंगे बाकी टॉपिक्स डिस्कस। तो ये बात हमारे पास आ रही है। एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं जिनके बारे में बाद में डिस्कस हम करेंगे। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इसी को चेंज कर दें हम, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, those quantities which can be expressed in terms of किसमें, in terms of fundamental quantities are called डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनका हम नाम क्या रख देंगे, उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बात हो, ये कैसी बात होगी, अब बात बड़ी कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास आती थी, ग्राउंड में बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, हमने देखना कौन फास्ट आ रहा है। तो एक बच्चा यहाँ से ए पॉइंट से बी तक गया, तो हमने इसकी स्पीड नोट कर ली है, कितनी फास्ट ये बाकी गया। तो स्पीड को नोट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको पता, आपने पढ़ा जूनियर क्लास में, अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है तो आप सीधा स्पीड नहीं फाइंड करते, आप 2 बातें नोट करोगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस कितना, तो आपने डिस्टेंस नोट कर लिया, ये हमें बता दो डिस्टेंस कितना है। तो जो आता है लोग ऐसे लिखते हैं मान लो, और साथ यहाँ से जब टाइम शुरू किया यहाँ तक टाइम कितना लगा, तो टाइम बता दो। तो क्या देखा हमने, डिस्टेंस मीन्स हमने लेंथ फाइंड की इस पाथ की, जिस पाथ पर वो बच्चा जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है। एक तो हमने लेंथ को यूज़ किया, दूसरा किसको हमने यूज़ किया, टाइम को यूज़ किया। तो क्या देखा हमने,
स्पीड को फाइंड करने के, स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड हमारी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसके बगैर हमारा टाइम जो स्पीड नहीं फाइंड कर रहे। अब कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एरिया की बाइट फाइंड करते हैं। सपोज मैं कहूँ ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, सिंपल केस ले लूँ मैं, ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। तो एरिया में क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब बच्चे के साथ ये तो लेंथ ही आ रही दोनों में, नहीं, एरिया अपने आप में क्वांटिटी। एरिया क्या है? एरिया ऐसे फाइंड नहीं हो सकता। एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ का कुछ स्क्वायर चाहिए। लेंथ दो बार चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे आ रहा रेक्टेंगल के केस में। अगर सर्कल होता तो सर्कल के केस में हमने कैसे एरिया पढ़ा था? ये आर इसका रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर, उसका ऐसे एरिया आना था। तो डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनका ये अलग से आ रहा है। तो सभी को फाइंड करने के लिए हमें पहले लेंथ, कोई ना कोई लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो किस पे डिपेंड कर रही है? विच आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी पढ़ोगे आप? कुछ आपने जो भी बचपन में पढ़ रखा आपने 9th में, बेसिक को छोड़ के बता दो। आपने कहा ये स्पीड हमने पढ़ी है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन पढ़ी है आपने, फोर्स पढ़ी है, प्रेशर पढ़ा है ना, ऐसे आपने कुछ भी देखा होगा। सो दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये सभी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। अभी आप इनका नाम लिख लो, फिर आप देखोगे धीरे धीरे जब हम नेक्स्ट इनका एनालिसिस करेंगे कि इनका रिलेशन क्या है फंडामेंटल का ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ। कितनी पावर्स के टाइम आ रहा है, कितनी में मास आ रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, वो सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन ऐसी बनती है कि दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके? टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट बात आने वाली है हमारे पास, वो हमने बात करनी थी यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स। तो पहली बात है कि यूनिट क्या चीज़ है हमारे लिए। तो बात हमने किसकी करनी है? यूनिट की बात करने जा रहे हैं। यूनिट आगे से दो तरह का हो जाएगा। एक तो फंडामेंटल्स कौन से हैं, दूसरे तरफ कौन से ड्राइव्ड कौन से हैं। तो बात हमने इतनी करनी है। तो पहले बात आ गई यूनिट आया कहाँ से। अब बात आ गई हमने क्या कहा था, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर में एक्सप्रेस करें। अब बात है भी नंबर कौन डिफाइन करेगा? ये नंबर कहाँ से आ रहा? मेरा मास 50 किलोग्राम है, तो मैं कहता नहीं यार गलत बात है, मेरा तो 50,000 है। मेरा मास कितना है? 50,000 है। एक बंदा कह रहा है मेरा 50 है, तो मैंने कहा नहीं तेरा इतना है ना, जब मैं अपना खुद का कह दूँ तो कौन ठीक है? ये कहता है मैं किलोग्राम कह रहा था। कहता भैया मैं तो ग्राम कह रहा था। तो बात एक ही है, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, पर नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सिमिलरली हम लेंथ मेजर करते हैं, तो कोई कहता है मेरे पास 3 मीटर है, तो यहाँ इसकी बनाओगे हो सकता है ये 10 पॉइंट समथिंग 7, मैं गलती कर रहा हूँ, एग्जैक्टली में बोला, यहाँ पर इतने फीट होगा उसका ना। सो कहीं पर मीटर में बात हो रही, कहीं पर फीट में बात हो रही। तो ये साथ में आ रहा है, इसे हम कहते हैं यूनिट। ये किलोग्राम क्या है? यूनिट। ये ग्राम क्या हमारा? यूनिट है। तो यूनिट क्या है? इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए? इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट of a physical quantity, standard amount of a physical quantity which is used to compare with unknown amount of quantity. तो
तो बात इतनी, इट इज़ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये बात मैंने अलग से लिख दी, विच इज़ यूज टू कंपेयर विद अननोन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो ये स्टैंडर्ड अमाउंट हमने ले लिया। जैसे मैं मास मेजर करना है तो मुझे मास जैसी चीज़ चाहिए, लेंथ मेजर करना है तो मुझे लेंथ जैसी चीज़ चाहिए ना। अब लेंथ मेजर करते हो आप इंची टेप लेते हो, स्केल लेते हो, तो लेंथ वाली बात हो रही है। मास मेजर करना जैसे सब्जी वाला, उसके पास 2 तकड़ी हमारे पास, एक तरफ वो क्या डालता है, सब्जी डाल रहा है, दूसरी तरफ वो कुछ वेट्स आ रहा है। तो मास को मेजर करने के लिए मास चाहिए, लेंथ को मेजर करेंगे लेंथ, और टाइम को मेजर करना है तो हमें ऐसा फिनोमेना जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे दिन और रात हो रहे हैं, वहाँ से हमने नोट कर लिया। हमारी धरती है वो घूम रही है ना, वहाँ से दिन रात हो रहे हैं, वहाँ से हम जज करते हैं। हमारी पल्स चल रही है, जहाँ से टाइम आप नोट कर लो। तो ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हमने क्या नाम दे दिया, यूनिट नाम उसका। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, फिर मेजरमेंट क्या है। तो ये क्या होगा हमारे पास, मेजरमेंट क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये क्या हमारे पास, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। किसका करेंगे, ऑफ unknown amount of a quantity with its standard unit to find out how many units are contained in the given amount of quantity, in the given amount of quantity। सो ये बात मैंने लिख दी थी लंबी सारी, इसे मैथमेटिकली लिखिए तो बड़ी छोटी सी बन जाती है। सो वी कैन से, सो क्यू इज इक्वल टू, हम क्या कह दें, एन यू, ऐसे आप लिख लो। क्यू क्या है, अननोन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। अब तो नोन हो चुका वैसे हमें, बट फिलहाल आपके लिए भी ये पहले अननोन था, अब आप तो फाइंड कर लिया। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना है, ये क्या हमारे पास है, न्यूमेरिकल फैक्टर कह दो, नंबर कह दो। ये बात ही हमारी यूनिट की, ये हमारा यूनिट कह लो, चाहे स्टैंडर्ड यूनिट से जो भी आप नाम दे दो। तो किसी भी हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करके हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो क्यू इज इक्वल टू एन यू, एन यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर है, कोई नंबर है, यू यूनिट का नाम है हमारे पास, इस यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी मेजरमेंट की बात हो चुकी। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं हम। अब बात देखो आप कैसे कर रहे हो। अब कोई बंदा कह रहा है मैंने जी अभी मास की जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, तो क्या आपने देखा ये 50 किलोग्राम है किसी का मास। वही बंदा कह रहा है मेरा मास नहीं जी 4 टाइम 0 जो ग्राम में है। तो क्या हमें पता है, हमें पता दोनों ही ठीक है, दोनों ही क्या है, ठीक है। तो क्या देखा आपने, जैसे जैसे अगर यूनिट इसमें क्या है U1 ग्रेटर देन U2 है, तो क्या होगा N1 इज लेस देन N2। अगर ये यूनिट बड़ा है तो इसका नंबर इससे कम आएगा। मेरी बात समझ रहे, ये अगर बड़ा यूनिट आया तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर आ रहा है वो कम आ रहा है। जैसे मैं बार एग्जांपल हम लिखते हैं, मान लो आप कोई चेयर लेने के लिए, उसकी प्राइस है 1000 रुपीज़, वो कहता है 1000 रुपीज़ दो आप, तो आप ये चेयर ले जाओ। तो एक बंदा गया, उसने कहा मेरे पास जी ये लो 500 के 2 नोट हैं, मुझे आप चेयर दे दो। दे देगा वो, कहेगा हाँ ठीक है भाई, आपके 500 के 2 है, मुझे तो 1000 मिल गया। एक मेरे यहाँ चला गया, उसने देखा उसने 2 नोट दिए हैं, तो मैंने कहा मैं भी ऐसे करूँगा, मैंने भी उसको 2 दे दिए, मुझे चेयर दे दे। वो कहेगा अगर भाग से जहाँ से, है ना, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे नोट की कीमत कम हुई, अगर आप इसको अपनी फॉर्म में लिख दो ऐसे
2 नोट दिए 500 के, तो 100 वाले कितने देने पड़ेंगे, या हमें 10 देने पड़ेंगे। जैसे नोट की वैल्यू कम होगी, यूनिट छोटा बना, तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर हमारा बढ़ गया, तब 1000 आएगा हमारे पास आकर। मेरी देखा देखी को और आ गया, उसे भी नहीं पता था, वो भी नहीं पढ़ा था, तो उसने 50 दे दिए, इससे 10 नोट लिए, मुझसे भी 10 ले ले 50 के, उसे भी डांट पड़ेगी ऐसे ही जैसे मेरे साथ हुआ। तो इसे क्या देना पड़ेगा, ऐसे उसका नोट छोटा होगा तो ये नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या हमने देखा, तो सेम इज हैपनिंग हियर, यहीं पर ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे ये यूनिट का अमाउंट बढ़ेगा, स्टैंडर्ड जो यूनिट है, बड़ा यूनिट लोगे तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर कम आ जाएगा, छोटा यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल फैक्टर बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात का अपने साथ में ख्याल रखना। अब वो जो सिंपल सी 2 बातें हमारे पास रह चुकी हैं, सारी क्लियर हो गई थी। 2 बार व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट तो पता चल गया आपको कि वो स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसे हमने फिक्स कर दिया सोसाइटी में, क्योंकि इसको हम किलो मानेंगे। कई लोग पाउंड यूज़ करते थे, है ना, कई अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, को पत्थर रख लिया। इसके बारे में देखेंगे हम कैसे फिर हम इंटरनेशनल यूनिट्स पर पहुँचे। तो फिलहाल क्या सोसाइटी ने मिलकर एक अमाउंट को फिक्स कर दिया, अभी इसे हम कहेंगे भी ये 1 kg है, इसे हम कहेंगे दिन रात है, एक दिन में इतने साल है ना, इतना साल होता है साल, इसके बाद इस साल में इतने दिन हैं, इतने महीने हमारे पास, इतने घंटे बन रहे हैं ना, सो मिनट्स बन रहे हैं। ये सब कुछ किसने किया, दीज थिंग्स हैव बीन डिवाइडेड बाय अस, ये हमने बना के रखी हैं। अगर मान लो कि दूसरे प्लेनेट से आ रहा है, उसे दिन रात से हमारे कोई मतलब नहीं, उसे हमारे किलोग्राम से ग्राम से कोई मतलब नहीं, उसे हमारे पाउंड से इंचेस से कोई मतलब नहीं, उसके वहाँ टर्मिनोलॉजी और है, ये नेचर में नहीं है। ये बात समझ लो आप, ये जो सारे यूनिट्स हमने बना रखे हैं, ये हमारा स्टडी करने का तरीका, नेचर को देखने का, हमारे माइंड ने कैटेगराइज कर दिया इसको, उस एनालिसिस से हमारे पास ये चीज़ें सारी आ रही हैं। चलो अब हम बात करें, जो लास्ट टैग हमारे पास वो क्या था, व्हाट आर, अगर पूछ ले आप, फंडामेंटल यूनिट्स, तो क्या कहोगे आप, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, तो क्या कहोगे आप, द यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, बड़ा आसान काम हो गया ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है, दोस आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जिसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे आपने कहा था मास, मास का क्या आ गया था, किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ आ गई तो किस में, मीटर में आ गया, टाइम किस में आ गया था, सेकंड में आ गया था, एटसेट्रा एंड सो ऑन, है ना, हमारे पास चलता रहेगा। ये बात क्लियर होगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब सेम ऑन द सेम पैटर्न इसे हम कहते हैं ड्राइव्ड, यहाँ पर कर दें तो क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेशन सेम रहेगी हमारी। तो ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे पास आ गए, यूनिट्स यूज्ड फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो कौन से आपने देखे थे वहां पर, स्पीड लिखा था, तो स्पीड किसमें हम करते हैं, उसे हम ऐसे कहते हैं मीटर, पूरा लिख दूं, पर सेकंड, पूरा नोटेशन हम बाद में देखेंगे। फिर आ गया था, हमने एक्सेलरेशन की बात की थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। और फिर हमने बात की थी ऐसे फोर्स की, तो उसमें क्या आ गया था, न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे नहीं इसे पसंद करते तो आप इसे मीटर पर सेकंड को आप ऐसे लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके टीचर को भी नहीं होगी। तो मीटर पर सेकंड, बाद में मीटर का इसका सिंबल एम हम लिखते हैं स्मॉल, ये एस स्मॉल एस है, यहाँ पर लिखने में क्या, जो कापीस में लिखते हैं स्मॉल और कैपिटल एस सेम लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ तो आपने नहीं करना, पर आपकी बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ऐसा बना होगा, तो आप समझ जाना स्मॉल एस की बात हो रही, मीटर पर सेकंड। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, है ना, तो सेकंड का स्क्वायर ऐसे आता है इसके साथ में। तो जो भी यूनिट्स होंगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं,
उनको मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। उसकी एग्जांपल्स हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा सिंपल था। इसमें हमने क्या बेसिकली करना था, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसकी बात की। फिर हमने किसकी की, इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। दूसरी तरफ कौन सा आ रहा है हमारे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो किस पे डिपेंड करेंगी। उनको फाइंड करने से पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, फिर उनके कुछ रिलेशंस हो गए, यहाँ से वो हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ मिलेंगी। फिर इनके पहले इनके यूनिट्स आ गए, तो इनके नाम पर इनके यूनिट्स आ गए। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो ड्राइव्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये लेक्चर है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक का इसे अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चों। मैंने पहले कहा था साथ साथ में पढ़ना है, साथ साथ में डिस्कशन करनी है। तो सभी बच्चों को कह दो कि हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा बच्चों के साथ अपनी वीडियो शेयर करो ताकि डिस्कशन हमारी और बेटर हो सकती है। थैंक यू क्लास।